नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स के इस लेक्चर में जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चूंकि फिजिक्स के हम लोग 8 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका वो फर्स्ट बुक में 8 लेक्चर दिया हुआ और सेकंड बुक में ये भी कम से कम 6 से 7 लेक्चर दिया हुआ है। तो इसमें से हम अभी जो सेकंड बुक है फिजिक्स का एनसीईआरटी का, उसमें से जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रे ऑप्टिक्स होता क्या है? देखिए, रे ऑप्टिक्स इसका हिंदी होता है, रे का मीनिंग होता है, जो रे है इसका मीनिंग होता है किरण है, और ऑप्टिक्स प्रकाश की। तो यानी प्रकाश की वो किरण की बात की गई है कि जो प्रकाश निकलती, प्रकाश की किरण निकलती, चाहे सूर्य की हो, चाहे टॉर्च की हो, चाहे किसी भी कोई भी प्रकाश निकलती है, बल्ब की हो, तो वो एक प्रकाश ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स होता है। तो उसकी बात की गई कि ये ऑप्टिक्स की वो ब्रांच होती है, वो शाखा है ब्रांच की, जो लाइट के प्रोपेगेशन को डिस्क्राइब करती है। जो लाइट की रेज है, किरण के रूप में हमको बताती है, उसकी टर्म को समझाती है। एज्यूमिंग लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट, यानी वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रैवल करती है? ये होमोजीनियस के माध्यम में लाइट सीधी लाइन में चलती है। जो होमोजीनियस के माध्यम से ये जो लाइन होती है, प्रकाश की जो लाइन होती है, वो एक सीधी लाइन में चलती है। सबसे इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको लाइट के एक सीधी चलने पर फोकस करता है। जो लाइट निकलता है, चाहे किसी भी चीज़ की लाइट हो, सूर्य की लाइट, टॉर्च की लाइट, बल्ब की लाइट, किसी भी चीज़ की लाइट हो, अगर वो लाइट निकल रही है तो लाइट एक सीधी लाइन में चलने की वो फोकस करता है हमेशा। चाहे मिरर हो या लेंस में रिफ्लेक्शन की बात की गई है, या मिरर, जैसे मिरर अगर हो गया, इस पर टॉर्च जलाएंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी, ये ऐसे ऐसे नहीं आएगी, ये डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और रिफ्लेक्शन भी होगी तो स्ट्रेट लाइन भी निकलेगी। तो ये रे ऑप्टिक्स की ये स्ट्रेट लाइन को बताता है कि ये ऑप्टिक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो जरूर समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जो रे हो गया होमोजीनियस। होमोजीनियस समझ रहे हैं? होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान होता है। जैसे दूध में चीनी मिला देने पर सब कुछ क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। वैसे ही ये होमोजीनियस एक इसमें टर्म यूज किया गया है कि होमोजीनियस के मीडियम से मतलब लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में देखा जाता है, और ये फोकस करता है। जो लाइट की स्पीड होती है, पिछले क्लास में 8वें लेक्चर को अगर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो जो लाइट की स्पीड मैंने बात की है उसको सी से डिफाइन किया गया है, सी। और उसकी स्पीड होती है 3 × 0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये लाइट की स्पीड होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपने रोजाना आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो लाइट आने से रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक जाती है। तो ये जो रे है वो ऑप्टिक्स का ये बेसिक यूज किया जाता है। ठीक है। लाइट की जो स्पीड है ये भी हमने बता दिया, ये वैल्यू है, ये हर जगह काम आता है, इसको आप याद रखिएगा। ये वैक्यूम के लिए है। वैक्यूम में कितनी तेजी से, मतलब हवा में जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो उस चीज़ को ये बताता है कि अगर आप यहाँ से लाइट जलाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, हवा है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे आसमान हो गया, निर्वात इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर लाइट जलाएंगे तो लाइट सीधी निकलेगी, और ये इसकी जो स्पीड होगी, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ये जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 8 बार जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर ये लाइट निकलती है, यानी निर्वात में ये जाती है। तो वैक्यूम में कितनी तेजी से जाती है ये उसकी स्पीड को बताता है। ठीक है। एक न्यूमेरिकल है उसका, देखिए इसको समझ लेते हैं न्यूमेरिकल को। लाइट की स्पीड को दिया है, लाइट की स्पीड तो हमको खैर मालूम है, लाइट की स्पीड कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर देखिए, अगर लाइट 600 किलोमीटर दूर तक पहुंचाना हो तो कितना समय लगेगा, यानी जो दूर डिस्टेंस कितना है, अगर हमको 600 किलोमीटर दूर पहुंचाना हो, 600 किलोमीटर दूर पहुंचाना हो तो टाइम कितना लगेगा? पहली बात तो देखिए, ये जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड में है और ये किलोमीटर में है, तो पहले तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो 600 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। तो 1000 यहाँ पर लिखेंगे, 1000। तो 2 और 1 3, यानी 6 × 10⁻5 मीटर होगा। ठीक है, 10⁻5 मीटर।
इतना तो समझ आ गया। अब सेकेंड, कितना सेकेंड लगता है, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस कितना होता है, दूरी बराबर कितना होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है डी इक्वल सी इंटू टी, सी इंटू टी होता है। मतलब समझिए, अगर इसको टी यहाँ पर लाएंगे तो ये होगा डी अपॉन सी, डी अपॉन सी। देखिए ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, तो चूंकि समय और ये जो स्पीड है, प्रकाश की स्पीड जो है, इसको बताता है कि कितनी दूरी ये सेकंड में तय, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो मीटर पर सेकंड में ही होता है, मीटर पर सेकंड में होता है, तभी वो डिस्टेंस आएगा। तो चूंकि टी का हमको समय निकालना है, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने पर देखिए टी का वैल्यू आएगा, डी का कितना दिया है 6 × 10⁵ अपॉन सी का वैल्यू 3 × 10⁸ ये ऊपर जाएगा और ये इससे काट देते हैं, तो 2 × 10⁵ जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू आता, टाइम आता है तो इंटू -3, यानी ये इतना सेकेंड लगेगा, यानी 0.002 सेकेंड। इतने सेकेंड में ये, यानी 600 किलोमीटर दूर तक जाने में इसको 0.002 सेकेंड लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बताता है, ये वो घटना होती है जहाँ लाइट की जब किरणें किसी मिरर पर डालते हैं, किसी मिरर यानी शीशे पर डालते हैं, किसी मिरर पर जब डालते हैं तो लाइट की किरणें क्या हो जाती हैं, चिकनी सतह से टकरा कर वो वापस हट जाती हैं, यानी उछल जाती हैं। जब किसी लाइट टॉर्च से जब आप लाइट जलाएंगे मिरर पर, ये आप खुद घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर नहीं किया हो, तो ये जब किरणें इस पर डालते हैं तो ये इससे टकरा कर सीधे ये दूसरी एंगल से निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, यानी ये मिरर के अंदर नहीं जाती है। मान लीजिए मिरर है, तो जब यहाँ से लाइट जब डालेंगे तो ये अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि ये सतह इसकी चिकनी है, इसकी सतह चिकनी है, और इसके जो पीछे का जो सतह होता है, सरफेस होता है, उसको ब्लैक से ढका, मतलब पेंट से उसको कवर कर दिया जाता है, इसलिए जो लाइट आती है वो डायरेक्ट रिटर्न वापस चला जाता है। तो इनमें जो एंगल बनता है, एक एंगल बनता है, अभी इसको भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे आसान भाषा में यही कह सकते हैं कि जो बॉल दीवार से टकराकर वापस चली आती है, तो वैसे ही लाइट की जो लाइट ऑप्टिक्स जो होती है, ये भी टकराकर वापस चली जाती है। तो इसी को रिफ्लेक्शन, यानी टकराकर जब वो वापस आती है लाइट, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस फिनोमिना को, जैसे कोई फिनोमिना जब ये होता है तो ये उछलता है, यानी इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, कार की हेडलाइट हो गया, हेडलाइट हो गया, या आपके घर की जो मिरर हो गई, उस पर टॉर्च जलाएंगे तो ऐसे उस पर वो बाहर मतलब रिटर्न चली जाती है। इसकी फार्मूला क्या है, देखिए इसका फार्मूला ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई इक्वल आर। ठीक है, आई इक्वल आर, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जो फॉर्मूला होती है, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की जो फॉर्मूला होती है उसका आई इक्वल आर होता है, जिसको आई को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। आई को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मान लीजिए इंसिडेंस एंगल, अगर मान लीजिए आई की वैल्यू, मान लीजिए वो एंगल 30 डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल आर कितना होगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आई का वैल्यू, मान लीजिए कोई लाइट आ रहा है, ये मिरर है, इस पर लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्ट करके ये ऐसे वापस चला जा रहा है, ये लाइट आया
और ये वापस चला गया रिफ्लेक्ट, ये आई हो गया, ये आर हो गया। तो कितने डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो आर का वैल्यू क्या होगा? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर देखें तो आई 30 है, तो आर की वैल्यू भी 30 ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, देखिए इसमें हम लोग जब देखें कि जब ये मिरर है, इस पर लाइट पड़ती है और इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं, तो मान लीजिए ये लाइट आया, तो क्या जितना एंगल यहाँ पर है उतना एंगल ये यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है? उतना एंगल यहाँ पर, यानी अगर यहाँ पर 30 बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 ही होगा। आर की वैल्यू क्या होगा? यदि आई की वैल्यू 30, तो आर की वैल्यू भी 30। ऐसा नहीं कि ये यहाँ से ऐसे मुड़ सकता है। जब आप इक्वल में आई की वैल्यू 30 आया है, तो आर की वैल्यू भी 30 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ गए होंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है? अब चलिए आगे देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होती हैं। अगला जो पॉइंट है स्फेरिकल मिरर्स, ये क्या होता है? स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, ठीक है, नाम से ही पता चल जा रहा है। लेकिन जो मिरर्स हैं, यानी शीशा, मिरर शीशा, स्फेरिकल मिरर्स आर मिरर्स विथ अ कर्व रिफ्लेक्टिव सरफेस आइदर कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब जो होता है एक कटोरी नुमा होता है कॉनकेव, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है, कॉन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ, मतलब ये उत्तल लेंस में आप देखेंगे तो ऐसे कुछ होता है, कॉनकेव का कुछ ऐसे होता है मिरर, कुछ ऐसे बना बना होता है। तो ये इसमें ये बोला है कि कॉनकेव इनवर्ड कर्व होता है और कॉन्वेक्स में आउटवर्ड कर्व होता है। देखिए, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? कर्व होती है। यहाँ पर ये मिरर को देख रहे हैं, इस मिरर को रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो कर्व होती है, या तो वो अंदर की तरफ होती है या तो वो बाहर की तरफ होती है। यानी गोल मिरर जो होती है, जैसे सेविंग मिरर में देखेंगे कॉनकेव बड़ा इमेज देता है। जब आप बाल कटवाने जाएंगे या दाढ़ी कटवाने जाएंगे तो वहाँ पर जो मिरर लगा होता है सैलून में, तो वहाँ पर कॉनकेव मिरर होता है। ये कॉनकेव का मतलब इनवर्ड कर्व, यानी अंदर की तरफ इमेज बनता है, अंदर की तरफ इमेज बनता है और वो बड़ा इमेज बनाता है। आपकी जो इमेज बनाता है वो बड़ा बनाता है। इसलिए जो सैलून की शीशे जो होती हैं उसको आपकी फेस वहाँ पर तो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब घर पर आप आएंगे तो लगेगा कि मेरा फेस कितना ख़राब हो गया बाल बाल कटवाने के बाद। कुछ स्फेरिकल मिरर के ये मतलब वहाँ पर लॉ फॉलो करता है। इस मिरर को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुछ अगर यहाँ पर जाएंगे, इस कोई वस्तु यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे इस मिरर के पास, यानी ये मिरर गोल होती है, चारों ओर से गोल, जैसे एक पृथ्वी है। तो जब यहाँ पर किसी वस्तु को लेकर जाएंगे तो बहुत बड़ा इमेज बनाएगा, जैसे ही थोड़ा दूर लेकर जाएंगे तो बहुत छोटा इमेज बनाने लगेगा, और वो इमेज उल्टा भी हो जाता है। तो ये स्फेरिकल मिरर की ये कुछ खासियत बात होती है इसमें। डेंटिस्ट का मिरर जैसे होता है, कॉनकेव मिरर से दांत बड़ा दिखता है। कॉनकेव मिरर से क्या होता है? दांत बहुत बड़ा दिखता है, आसानी से चेक कर सकते हैं। इसलिए डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ ये जो फार्मूला है ये है 1/V प्लस 1/U इक्वल 1/F। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर जगह काम आता है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो V है, ये जो V है, इमेज डिस्टेंस होता है। इमेज का जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए ये मिरर हो गया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये इमेज का डिस्टेंस V को बताता है, V बताता है, ठीक है? इमेज कहाँ पर बनता है, ये इमेज कहाँ पर बनता है, और जो V है, U है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताता है, यानी चीज़ कहाँ पर रखी गई है, चीज़ कहाँ पर रखी गई है, इस चीज़ को ये बताता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये हम ऑब्जेक्ट इधर बनाते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, इधर बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ये इसकी दूरी को बताता है कि ये चीज़ कहाँ पर रखी गई है। और यफ जो है, ये यफ ये बताती है मिरर की फोकस पॉइंट की दूरी, फोकस पॉइंट की, ये नहीं, इसको फोकस लेंथ भी बोलते हैं। ये फोकस पॉइंट की दूरी बताती है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल क्या कहती है कि एक कॉनकेव मिरर है, एक
कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकस लेंथ कितनी है 20 माइनस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यू जो है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर है। तो वी का वैल्यू यानी इमेज कहाँ पर बनेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला था 1/v प्लस यू इक्वल 1/f, तो इसको इसमें सभी में पुट कर देते हैं फार्मूला को। तो 1/v 1/f की वैल्यू कितना है -20, और ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस, और u का वैल्यू -30, ठीक है। तो लगाएंगे तो v का वैल्यू आएगा 1/v -1/60, यानी जब इसको ये ऊपर ले जाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो v का वैल्यू आएगा -60 सेंटीमीटर। यानी ये कह सकते हैं कि जो रियल इमेज बनता है, ये रियल इमेज की वैल्यू है -60 सेंटीमीटर, ये बनेगा, रियल इमेज बनेगा। यानी देखिए एक मिरर है जिसकी फोकस पॉइंट की दूरी कितनी है -20 सेंटीमीटर है, और यू ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है, देखिए ऑब्जेक्ट रखी गई है -30 सेंटीमीटर पे रखी गई है। तो इसकी जो इमेज बनेगी ये यहाँ पर बनेगी, -60 सेंटीमीटर पे बन रही है ये इमेज बनेगी। ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मतलब मिरर रखी गई है, लेंस नहीं है मिरर रखी गई है। तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, रियल इमेज यहाँ पर बनती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल से समझ गए होंगे कि ये स्पेरिकल मिरर्स क्या होती हैं, ठीक है। दोस्तों स्पेरिकल मिरर तो देख लिए, अब चलिए इसके कुछ टर्म हैं इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर स्पेरिकल मिरर को दो भागों में काटेंगे, जैसे मान लीजिए ये स्पेरिकल मिरर हो गया, अगर इसको हमको चाहिए यहाँ से इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए, तो इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया अगर इसको बाहर की साइड और अंदर की साइड बनाएंगे तो कौन कौन सा मिरर बनेगा, तो देखिए एक बनेगा कॉनकेव मिरर और एक बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स के नाम में ही छुपा हुआ है कि जब मिरर के, ये देखिए जब मिरर ये हो गया, मान लीजिए ये मिरर है और ये रिफ्लेक्टिंग एरिया है, मतलब यहाँ से जब कोई रे आती हैं, किरणें आती हैं, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। आपने वो शीशा वगैरह देखा होगा तो वो रिफ्लेक्ट कर, यानी वो जो किरण आती है तो यानी वो मिरर के अंदर से नहीं गुजरती है, वो क्या हो जाती है रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये जो बाहर की है इसको कोटिंग कर देते हैं, मतलब वो जो रेज हैं वो बाहर नहीं जाएंगी, तो ये रिफ्लेक्टिंग एरिया इसको बना देते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे कि ये जो थोड़ा कर्व टाइप का है, वक्र वक्र टाइप का ये मिरर है, तो इसको कॉनकेव जैसे नाम में ये छुपा हुआ केव यानी गुफा, गुफा नाम में ये क्या छुपा हुआ गुफा, यानी जब मिरर क्या होती है एक गुफा के आकार की तरह होती है, तो वो होता है कॉनकेव मिरर। उसको बोलते हैं हिंदी में अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर ये होता है कि ये कुछ ये भी गुफा की तरह ही होता है, कॉन्वेक्स मिरर ये गुफा की तरह होता है, लेकिन क्या होता है इसको उल्टा बना देते हैं तब समझ आएगा। ये स्पेरिकल मिरर से जब इसको ये इस मिरर को काट कर निकाला जाता है ऐसे, तो जो इसका जब रिफ्लेक्टिंग एरिया को ये बाहर की साइड बनाते हैं, मतलब जब रेज आएंगी तो ये मुड़ जाता है, ये ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे आया और ऐसे करके निकल गया, ऐसे आया और ऐसे करके निकल गया। तो इसका जो अंदर की साइड है इसको कोटिंग करके ढक दिया जाता है, मतलब जो रेज आई ये पास नहीं अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तो यानी इसको रिफ्लेक्टिंग करके यानी इसको बंद कर देते हैं। तो क्या हो गया एक साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, जिससे रेज क्या हो जाती है, रे वो क्या रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको उत्तल उत्तल दर्पण बोला जाता है। ये देखिए ये जो कॉन्वेक्स है इसको इसमें भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे फोकस हो गया, फोकस लेंथ हो गया, पोल हो गया। ये जो दर्पण मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें से कुछ टर्म हैं, जैसे पोल हो गया,
फोकस हो गया, फोकस लेंथ हो गया। ये होता क्या है, फोकस लेंथ हो गया, सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वेक्चर। ये होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर एक मिरर लेते हैं, या एक स्पेरिकल हम लोग लेते हैं, ये रहा स्पेरिकल, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा मिरर, इसको काट कर अगर यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं, इसको काट कर अगर निकालते हैं, तो इसको अगर हम मिरर बना लेते हैं, तो ये तो स्पेरिकल हो गया। इतना हम लोग काट कर निकालते हैं। थोड़ा इसको वाइट कलर दे देता हूँ तो अच्छा लगेगा। ये स्पेरिकल हो गया, इसको डॉट डॉट, एक इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि हमारा रियल जो है ये हो गया मिरर। अगर स्पेरिकल में देखेंगे तो इसका जो सेंटर होता है, कहीं ना कहीं ये हो गया सेंटर, इसका सेंटर, ठीक है, ये होता है सेंटर। और इसके सेंटर से जो लाइन जाता है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जिसको पीए से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो दो भागों में डिवाइड करता है मिरर को, और इस यानी सेंटर, ये जो स्पेरिकल का जो सेंटर है, इस सेंटर से और ये जो मिरर का सेंटर बीच मिड पॉइंट है, तो इसको पी, इसको पोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं। अब फोकस लेंथ, फोकस क्या होता है, फोकस देखिए, फोकस उसको बोलते हैं, मान लीजिए कि अगर हम प्रकाश की किरण किरण जो है, ये अगर इस साइड है, अगर यहाँ से इसको कोटिंग कर देते हैं, तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, ये मिरर बन जाएगा उत्तल दर्पण। क्या बनता है, उत्तल, क्योंकि ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, यानी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो बाहर की तरफ है। तो इसका अगर हम इसको अवतल दर्पण बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, तो अवतल दर्पण के लिए ये क्या होता है, कुछ ऐसे अवतल दर्पण के लिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है, यहाँ कर देता हूँ, ये अवतल दर्पण के लिए रिफ्लेक्टिंग एरिया क्या होता है, वो बाहर की तरफ होता है। जैसे ये हो गया बाहर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग एरिया क्या हो गया, ये अंदर अंदर हो गया, लेकिन कोटिंग क्या करते हैं, बाहर। तो अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण आती है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, पैरेलल आती है, और वो किसी एक पॉइंट से होकर गुजरती है, मान लीजिए ये यहाँ से आते हुई यहाँ निकल जाती है, फिर से यदि उसके नीचे से दोनों तरफ के पैरेलल आती है और एक पॉइंट से होकर वो निकल जाती है, इधर से आई और यहाँ तक निकल जाएगी, तो जिस पॉइंट पर वो मिलती है ये होता है फोकस, फोकस, ये होता है फोकस। तो फोकस और जो मिरर का जो मिड मिड है, मिड सेंटर है, मिड पॉइंट है, जिसको पी बोलते हैं, पोल बोलते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं, फोकस लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और इसमें इसमें क्या था कि ये जो स्पेरिकल आप देख रहे हैं, स्पेरिकल सेंटर ऑफ यानी रेडियस, इसका रेडियस क्या हो गया, ये आर हो गया, रेडियस आर हो गया। तो कुछ ऐसा निकलेगा, ये एक एक पॉइंट आप अलग अलग अपने नोट्स में अच्छे से लिखिएगा। जैसे कि अगर हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर जैसे देखिए ये स्पेरिकल है हमारा, ठीक है, स्पेरिकल है, और जो हमारा मिरर है ये हो गया मिरर, ठीक है, मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, और ये स्पेरिकल का जो सेंटर है ये है, और पोल कहाँ पर बनेगा, पोल ये हो गया मिड पर, जो मिरर का सेंटर पॉइंट है वो मिड पॉइंट उसके पोल को दिखाता है, पी से डिनोट करते हैं, और ये आर हो गया, आर हो गया। तो ये जो आर है यानी वक्रता केंद्र, यानी कर्वेचर सेंटर से, कर्वेचर सेंटर ये जो है कर्वेचर सेंटर से और मिरर के सेंटर के बीच यानी पोल के बीच, पोल के बीच जो दूरी होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं, यानी इसको किससे, आर से डिनोट करते हैं।
यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध क्या होता है, यानी जो आर होता है वो फोकस के दो गुना होता है, दो गुना फोकस के होता है, दो गुना फोकस का होता है। मतलब इसको कैसे समझेंगे, यानी इमेज कैसे बनेगा इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अभी देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव में इमेज कैसे बनता है। देखिए कुछ कुछ पॉइंट है उसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या होगा कि जो किरणें होती हैं, कम से कम दो किरणें यानी दो रे होना ही चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी इमेज बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो किरणें आती हैं वो रियल होनी चाहिए, रेज जो होती हैं वो रियल रियल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कॉनकेव में हम लोग देखते हैं कॉनकेव में इमेज कैसे बनता है। कॉनकेव कॉनकेव में इमेज बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसे डायग्राम हम लोग बनाएंगे और ये एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पी पोल हो गया और एक फोकस लेंथ होता है। ठीक है, फोकस लेंथ हो, और ये कर्वेक्चर हो गया। क्या हो गया, कर्वेक्चर, सेंटर ऑफ कर्वेक्चर, यानी सी से इसको डिनोट करते हैं और इसको एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए कहा क्या गया है कि जो इमेज बनता है, इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दो या दो से ज़्यादा रे की ज़रूरत होती है। रे मतलब किरण, रेज की ज़रूरत होनी है, नीड है, तभी आपका इमेज बनता है। जैसे याद रखिए कि जब पैरेलल रे आती हैं कॉनकेव मिरर पर तो ये फोकस से होकर निकल जाती हैं। एक रे ये हो गया और एक रे जब ये यहाँ आता है तो ये निकल जाता है, यानी ये पैरेलल रे आती हैं तो निकल यानी फोकस से होकर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा आपको कैसा बनेगा, अवतल दर्पण पर क्या होता है कि अंदर की ओर ये रे मुड़ जाती हैं। कभी भी कॉनकेव में यानी अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो रियल या वर्चुअल वर्चुअल रियल या वर्चुअल इमेज बनता है। छोटा, स्मॉल और लार्ज साइज इमेज यानी दोनों बनता है। कैसे बनता है इस चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये हमारा मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये रहा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये एफ फोकस और ये पी। अगर मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास यानी सी के पास ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये सी के पास ऑब्जेक्ट रखा गया है तो एक रेज कुछ ऐसी जाएंगी, पैरेलल जाती हैं और एफ से फोकस से होकर निकल जाती हैं, फोकस से होकर निकल जाती है। यदि दूसरी रे को हम निकालेंगे तो ये फोकस से होकर यदि निकालते हैं इसको तो ये रिफ्लेक्ट जब करेगा तो कुछ ऐसे निकल जाता है। तो जो इमेज बनता है वो कुछ ऐसे उल्टा बनता है और रियल बनता है। ये जो इमेज बनता है ये इमेज बना, उल्टा बना और रियल बनता है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास यानी सी के पास रखते हैं। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख लेते हैं तो तब क्या होता है, इस चलिए देखते हैं इसको। ये हो गया मिरर और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी सी और ये एफ। चलिए अब ऑब्जेक्ट को हम इसी पर रख देते हैं, सी पर ही रख देते हैं। अब इससे जब रेज निकलती हैं तो ये क्या होती हैं, पैरेलल जब जाती हैं तो वो फोकस से होकर निकलती हैं, फोकस से होकर ये निकल जाती है। मान लीजिए फोकस है। अब जब दूसरी रेज जाती है तो वो फोकस से होकर जाते हुए जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो जब देखिए जब रेज फोकस से होकर निकलती है तो जब रिफ्लेक्ट करती है मिरर से
तो वो भी पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करती है। तो यानी ये जो इमेज अब बनती है यहाँ पर बनेगी। यानी क्या हो गया, जितना बड़ा साइज, जितना जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, यानी साइज जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही क्या, उतना इमेज बनेगा, उतने साइज का इमेज बनता है। कहाँ पर रखने पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर रखने पर। यदि मान लीजिए सी कर्वेचर और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो तब क्या होगा, इसको देख लेते हैं। ये रहा कॉनकेव मिरर और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा सी और ये रहा ये फोकस। अब हम चलिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं बीच में, ऑब्जेक्ट को बीच में रखते हैं। अब हमारा जो फोकस है, सॉरी ये जो रेज है, अब निकालते हैं रेज को। तो ये ऐसे गया और रिफ्लेक्ट करके फोकस से होकर निकल जाता है। अब जब दूसरी रे को हम लोग भेजते हैं फोकस से होकर, फोकस से होकर, तो जब रिफ्लेक्ट करता है तो पैरेलल करता है, पैरेलल करते हुए वो जाता है। तो अब देखिए इमेज कैसे बनेगा, इमेज बहुत बड़ा बनता है और रियल बनता है, इमेज बहुत बड़ा बनता है। यानी ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है रियल इमेज, इमेज और उल्टा, उल्टा बनता है। अगर मान लीजिए हमको इमेज क्या बनवाना है, सीधा बनवाना है, तो तब क्या करेंगे, सीधा बनवाने के लिए इमेज क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। अगर मान लीजिए, पहले इस पॉइंट को छोड़िए, पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अब मान लीजिए फोकस पर अगर हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तो तब इमेज कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर और ये रहा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस और ये रहा सी और ये रहा एफ। यदि ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो तब इमेज कैसा बनता है, देखिए। अब यहाँ से एक रेज निकलती है और फोकस से होकर चली जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है। अब एक रेज जब निकलती है तो फोकस से दूसरी रे को हम यहाँ से पोल से होकर गुजारते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनफाइनाइट रेज हो जाती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हो जाती हैं, पैरेलल चलती हैं, दोनों रेज क्या हो जाती हैं, पैरेलल चलती हैं। अब बताइए इमेज कैसे बनता है। तो इमेज बनाने के लिए देखिए कहीं ना कहीं मैथ्स ये बोलता है, साइंस ये बोलता है कि जब ये पैरेलल इमेज जा रही हैं तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट में जाकर ये मिलेंगी जरूर, और ये मिलेंगी तो हमको तब वहाँ पर इमेज देखने को मिलेगा, प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। लेकिन हमको अगर अभी इमेज देखना है तो इसको हम लोग इसके पीछे डॉट डॉट लगाएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं ये जाकर यहाँ पर मिलती है और ये सीधी बनती है और बड़ी बनती है। तो यहाँ पर जो इमेज बनता है सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, आभासी इमेज बनता है, आभासी इमेज बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये रहा सी, ये रहा एफ और ये रहा पी। इसके बीच में अगर रखेंगे तो कैसे बनेगा, पहले तो ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ से रेज को निकालते हैं। यहाँ से जब निकालेंगे तो ये फोकस से होकर जाएगा और ये भी क्या बनता है, एक आभासी इमेज बनेगा। क्या बनेगा, आभासी, आभासी इमेज सीधा बनेगा, यानी वर्चुअल और स्ट्रेट लाइन ये इमेज बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्वेक जो कॉनकेव पर ये जो इमेज बनता है कैसे बनता है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि कॉन्वेक्स पर इमेज कैसे बनता है। कॉन्वेक्स पर इमेज बनाने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है।
ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, और रेज जब निकलती हैं, कम से कम 2 रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। देखिए अगर कॉन्वेक्स में देखेंगे, कॉन्वेक्स में इमेज बनाने के लिए आपको पहले एक मिरर ले लेते हैं। ये रहा मेरा मिरर और यह प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेते हैं। तो अगर इसमें से देखिए, हमेशा ये बोला गया है कि जो रेज जाती हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसको लेकर चलते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर चलें तो ये क्या हो जाती है, इमेज ये तुरंत रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ भगा देती है, यहाँ से जाती है और यहाँ तक निकाल देती है, भेज देती है। ठीक है, अगर यहाँ से इसको इमेज जाएगा, सॉरी रेज जाएगा तो रिफ्लेक्ट कर देगा इधर, इधर कर देगा। तो अगर इसको देखिए, अब एक सपने में मानकर चलिए कि अब ये तो रिफ्लेक्ट कर गया, अगर इसको पीछे मिरर के पीछे डॉट डॉट करके अगर इसको हम एक दूसरे के पास लाते हैं, ऐसे 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 करके, तो जिस पॉइंट पर मिलता है ये होता है फोकस, जिस पॉइंट पर मिलता है ये फोकस होता है। तो इमेज कुछ ऐसा इसमें बनता है कॉन्वेक्स में, मतलब बाहर की ओर, ये तो पहली बात मुड़ी होती है। इमेज जो बनता है वो बनता है मिरर के पीछे, मिरर के पीछे इमेज बनता है और वर्चुअल बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, हमेशा वर्चुअल, और सीधी सीधी इमेज बनता है, सीधी इमेज, और छोटी बनता है, छोटी इमेज बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेक्शन ऑफ मिरर क्या होता है। देखिए साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स ये बताता है कि जो मिरर्स हैं और या लेंस हैं उनमें जो फॉर्मूला दूरियों को पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव के लिए साइन देते हैं। जैसे पोल से दिशा किस दिशा के आधार पर इसको दिया जाता है, जैसे लाइट के आने वाली जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, इस चीज़ को बताता है। जैसे गलत साइन से क्या होता है कि कभी कभी जवाब क्या होता है, गलत हो जाता है। वैसे ही मिरर में अगर साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं करेंगे तो जो हमारा कैलकुलेशन है पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। कोई इसका स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी यू का वैल्यू होता है, जो अभी फार्मूला मैंने बताया था 1/u_v ऐसे, तो जो यू का वैल्यू होता है हमेशा माइनस में होता है, माइनस में होता है। और कॉनकेव के लिए जो फोकस होता है, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण के लिए कॉनकेव, ये भी माइनस में होता है फोकस। और कॉन्वेक्स के लिए फोकस क्या होता है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है। तो इस चीज़ के लिए याद रखिएगा, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का जो साइन साइन होगा वो हमेशा माइनस में होगा। अगर फोकस की बात करें तो फोकस की जो दूरी होती है वो उसको साइन उसका लेते हैं माइनस में, और कब लेते हैं, अवतल दर्पण के लिए, कॉनकेव के लिए, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव के लिए। एक न्यूमेरिकल से समझेंगे इसको। कॉन्वेक्स मिरर है ये, कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स मिरर का मतलब और उत्तल दर्पण है जिसका फोकस कितना है, +20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यू -10 सेंटीमीटर। तो इसका वी क्या है, वी मतलब इमेज डिस्टेंस कितना होगा, वी का वैल्यू पूछा है, इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो हम फार्मूला देखते हैं कि 1/v + 1/u इक्वल 1/f, इस फार्मूला पर हम लोग रख देते हैं तो v का वैल्यू निकल जाएगा। अब आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसमें काफ़ी वीडियो लॉन्ग ऐसे बन जाएगा, लेकिन आप सॉल्व करिए पहले। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, प्लस -10, 1/f का वैल्यू कितना दिया, 20। अगर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 1/v 1/20 + 1/10 सॉल्व करेंगे तो 3/20, जहाँ पर v का वैल्यू है 20/3 यानी +6.67 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा 6.6
वी का वैल्यू आएगा प्लस में 6.67 सेंटीमीटर। मतलब क्या, ये जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल यानी आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन इन मिरर्स क्या होता है। मैग्निफिकेशन इन मिरर्स, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है। देखिए, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो बताता है कि इमेज छोटा है कि बड़ा है। इस चीज़ को यानी इमेज कितना जूम करना है, कितना आउट करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, इस चीज़ को मैग्निफिकेशन हमारा बताता है। यानी इमेज की हाइट, हाइट को बताता है कि वो छोटा है या बड़ा है, तो इसको मैग्निफिकेशन इन मिरर्स बोलते हैं। और इसका रेशियो 2:1 का लेते हैं। जैसे मेकअप मिरर के लिए मैग्निफिकेशन से क्या होता है, चेहरा बड़ा दिखता है और डिटेल्स क्लियर हमको मिलता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है, यम मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला होता है वी अपॉन यू, जहाँ पर अगर इसको सॉल्व एच आई अपॉन एच ओ, एच आई क्या है, ये इमेज की हाइट हो गया और ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गया। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। और याद कैसे होगा, जब तक आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल एक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यू का वैल्यू दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -30 सेंटीमीटर, और वी इमेज डिस्टेंस कितना दिया है -60 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू रख देते हैं -60 अपॉन -30। तो ये जब कटेगा तो आएगा -2, इसका जो वैल्यू आता है यम का वैल्यू आएगा -2। यानी इसमें ये बोला गया है कि इमेज जो होगा वो 2 गुना होगा, 2 गुना और बड़ा, इन्वर्टेड होगा, 2 गुना बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यानी जो प्रतिबिंब है 2 गुना और बड़ा बनेगा और उल्टा बनता है। और उल्टा कब बनता है, ये अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। तो ये दर्पण कौन सा हो गया, ये मिरर अवतल दर्पण है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है कि रिफ्रैक्शन लाइट की किरणों का झुकना जब वो एक माध्यम से दूसरे में जाती हैं। मान लीजिए ये एक बाल्टी है और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो इसमें यह बताया गया है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो इनमें जो किरणें होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, मुड़ जाती हैं। ये जहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होता है, डेंसिटी का मतलब माध्यम की डेंसिटी अलग है, और इसमें अगर पानी में ये प्रकाश को डाला जाता है तो पानी का डेंसिटी अलग होता है। तो डेंसिटी की वजह से ये जो रिफ्लेक्ट करता है, लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट को गुजारा जाता है तो वो किरणें जो होती हैं, लाइट की जो किरणें होती हैं वो झुक जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। जैसे अगर पेंसिल को पानी में, पेंसिल क्या होती है, टेढ़ी दिखाई देती है, बेंड हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये रिफ्लेक्शन आप कहाँ पर देखेंगे, ये रिफ्लेक्शन आप जब आप स्विमिंग पूल में जब जाएंगे तो देखेंगे कि नीचे का जो फ्लोर होता है ना, पानी पानी भरा रहता है स्विमिंग पूल में, तो नीचे का जो फ्लोर क्या होता है हमको ऊपर दिखाई देता है, कि ऊपर वो लगता है, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें जब लाइट जाता है, ये लाइट जाता है तो वो अपनी जो डायरेक्शन से जाता है उस डायरेक्शन से कहीं ना कहीं ये मुड़ जाता है। तो यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, इस माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है लाइट, तो वो अपने डायरेक्शन से मुड़ जाता है, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये होता है एन आई साइन थीटा, क्योंकि ये जब मुड़ता है तो कहीं ना कहीं एंगल बनाएगा, जिस डायरेक्शन से जाता है
कहीं ना कहीं वो मुड़ने के बाद एंगल बनाएगा, तो वो साइन थीटा 1 और यन टू साइन थीटा 2 होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देख कर समझ लेते हैं कि पूछा है कि यदि हवा से गिलास में यदि यन वन का वैल्यू, यहाँ पर यन वन का वैल्यू 1 दिया और यन टू का वैल्यू दिया 1.5, और चूंकि एंगल बनता है 30 डिग्री, तो एक पहले बात तो हम फिगर बना लेते हैं इसका कि कैसे एयर से गिलास में आता है। मान लीजिए ये एक गिलास है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब हवा से आता है तो पहले तो एक इसका एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम एक इसको एक्सिस मान के चलते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। यदि हवा से कोई वस्तु है, मान लीजिए प्रकाश ही हो गया, प्रकाश आता है, लाइट आता है। यदि लाइट आता है, ये आता है लाइट, ठीक है, ये लाइट आता है, तो वो अपने 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो आई का वैल्यू यहाँ पर दिया है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल होता है आर, आई इक्वल आर, यानी इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हम लोग को पता है। तो आई का वैल्यू दिया है 30, तो आर का वैल्यू भी 30 बनेगा। तो जब आर का वैल्यू 30 बनेगा तो ये थोड़ा अपने ये कुछ ऐसे बनेगा, तो यानी ये आर हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। यदि यन का वैल्यू दिया है यन का यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी एक माध्यम से, ये माध्यम होता है, ये यन वन माध्यम है और ये यन टू माध्यम है। ग्लास को यन टू मान लेते हैं और हवा को यन वन मान लेते हैं। तो दिया है यन टू का वैल्यू दिया है 1.5। तब अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, यन वन साइन थीटा और इक्वल साइन थीटा नहीं, चूंकि ये आई होता है, ये आई है, और यन टू साइन आर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पर हम लोग रख देते हैं अपने जितना वैल्यू दिया है। तो यन वन का वैल्यू कितना दिया है 1 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना आता है 0.5 इक्वल, और यन टू का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू साइन आर। अब ये नीचे आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन आर 0.5 अपॉन 1.5, यानी 5 अपॉन 15, ये होता है यानी 1/3 इसका। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर आर की वैल्यू निकालते हैं तो सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ पर आएगा आर साइन इनवर्स 1/3। तो इसका वैल्यू आएगा, आर की वैल्यू लगभग 19.5 डिग्री, यानी आर की वैल्यू कितना आता है 19.5 डिग्री एंगल ये बनता है। यानी रिफ्लेक्ट कितना करता है, रिफ्लेक्ट करेगा, जब ग्लास में लाइट आएगा तो ये रिफ्लेक्ट, ये लाइट आता है तो ये रिफ्लेक्ट कितना, ये पहले 30 था, तो जब यहाँ से करेंगे तो ये भी 30 ही होगा, लेकिन यहाँ पर बन रहा है आर की वैल्यू आ रहा है 19.5, तो यानी थोड़ा सा ये इधर झुक कर निकलेगा, यानी ये एंगल नहीं बनाएगा, ये थोड़ा इधर से झुक कर निकलेगा, जी इसका वैल्यू होता है 19.5। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल से समझ गए हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए जब लाइट क्या होता है कि डेंसर से रेरर मीडियम में जाता है, यहाँ पर लाइट को हम लोग देखेंगे, जब ये वाटर हो गया जिसको यन वन है और एयर क्या है यन टू है, एक बाउंड्री यहाँ पर लाइन क्रिएट करेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री होता है। देखिए अब इसको समझिए कैसे, क्या बोलता है कि जब लाइट क्या होता है, जो उसकी इंसिडेंट रे होती है, यानी डेंसर मीडियम से और वो रेयर मीडियम में जाता है, तो वो क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, उसका लाइट क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है। यदि इसका जो थीटा आई की वैल्यू है, सॉरी ये आई की सॉरी ये आई की वैल्यू है, यदि इसको बढ़ाएंगे यानी इसको इधर करेंगे बढ़ाएंगे, जैसे ही देख यहाँ पर जो थीटा वैल्यू है थीटा 1 को यदि एंगल इसका बढ़ाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एक ऐसे मीडियम में आ जाता है, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यदि थीटा सी को यानी क्रिटिकल एंगल को यदि और बढ़ाते हैं
तो कुछ एक टर्म ऐसा भी आता है कि जब रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्शन करने के बजाय ये क्या हो जाता है मीडियम में, ये यानी जिस पाथ से जाता है सेम उसी पाथ में वो रिटर्न वापस आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर दूर तक चली जाती है। लाइट, कोई लाइट क्या होती है बाहर नहीं निकलती, यानी सब के सब लाइट क्या होती है अंदर ही होती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाटर है, ये वाटर अगर इसमें लाइट जलाते हैं, ठीक है, अगर इसमें लाइट जलाते हैं तो वाटर में क्या होता है, इंसिडेंट जो रे निकलता है तो वो लाइट पानी से ऊपर यानी पानी के बाहर भी निकलती है। यदि इसकी थीटा एंगल क्या जो थीटा 1 है, इसकी अगर एंगल बढ़ाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती किरण जो होती है वो एयर में क्या होती कम होने लगती है। और एक एक टर्म एक ऐसा आता है कि जो वो बाउंड्री लाइन पर 90 डिग्री का एंगल रिफ्लेक्टेड होती है, तो जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और फिर से यदि थीटा सी को यानी कि इस क्रिटिकल एंगल को यदि और भी बढ़ाते हैं, ये थीटा सी को यदि और बढ़ाते हैं तो ये क्या होती है कि ये यानी जिस पाथ से जाती है, जिस मीडियम से जाती है प्रकाश जाती है मीडियम से, जिस मीडियम से ठीक उसी मीडियम में वो रिटर्न रिफ्लेक्ट कर जाती है। यानी जितनी प्रकाश वो वाटर के अंदर से हम लोग प्रकाश को छोड़े थे वही उतनी ही प्रकाश क्या होती है उसी वाटर के अंदर रह जाती है, यानी वो बाहर नहीं निकलती है। तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, जैसे घर में हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर एक बचपन में मेला में आपने देखा होगा कि एक हम लोग खरीदते थे कि लाइट खरीदते थे मेला में, जब आपने खरीदा होगा एक लाइट, तो अगर उसमें लाइट को जब जलाते थे तो लाइट बाहर नहीं जाती थी, वो अंदर ही रहती थी, तो बहुत ही खूबसूरत वो दिखती थी। जैसे लेजर लाइट होता है तो वो अंदर ही सब रहती थी, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर दूर तक जाती है, यानी अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है। तो इसको ही, इस टर्म को ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये बोलता है कि साइन सी, ये जो साइन सी है क्रिटिकल एंगल जो है वो एन टू क्या होता है रेरर मीडियम होता है, रेरर मीडियम। और n1 क्या है डेंसर मीडियम, n1 क्या है डेंसर मीडियम। यदि हम इस फॉर्मूला को याद करिए, यदि n1 को जितना बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा टोटल रिफ्लेक्स इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर ही लाइट रह जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ गए। जो क्रिटिकल एंगल है इसी को हम लोग बढ़ाएंगे। n2 क्या होता है रेयर होता है और n1 क्या होता है डेंसर। यदि ग्लास में, चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे ग्लास में n1 का वैल्यू, n1 क्या है n1 डेंसर मीडियम है, ठीक है, n1 का वैल्यू दिया है 1.5 और n2 का वैल्यू दिया है 1। तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना बनेगा, क्रिटिकल एंगल हमसे पूछा है। तो क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए, देखने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे साइन सी, और n2 का वैल्यू कितना दिया 1 दिया, n1 का वैल्यू 1.5 दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.667। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए साइन को इन्वर्टेड करेंगे तो सी का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स, जब साइन को इधर भेजेंगे तो इनवर्स में आएगा। और 0.667 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी का वैल्यू जो एंगल आएगा हमारा 41.8 डिग्री आएगा, 41.8 डिग्री आएगा। तो जैसे कि यानी अगर ग्लास में, ठीक है, ये मान लीजिए ग्लास है तो इसमें अगर लाइट है और इसका बाउंड्री लाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये हो गया बाउंड्री लाइन और ये इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है, बाउंड्री लाइन। यदि हम इसको डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं, यानी n2 जो है लाइट है n2 में n1 में जाता है, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना बनता है। तो क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए ये यहाँ पर जब रहेगा तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर जब रहेगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो यानी क्या हुआ, ये 90 डिग्री से क्या है कम है, ये 90 डिग्री से कम है, यानी ये एंगल कहाँ पर बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। यानी जो इसका एंगल है ये सी एंगल जो है ये यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा। यदि ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से मान लीजिए ये 108 डिग्री होता, तो ये एंगल कहाँ पर बनता है, तो ये एंगल बनता, ये जो एंगल बनता आप देखेंगे कि ये तो 90 हो गया 90 डिग्री, तो यदि इससे ज़्यादा हो गया तो कुछ ऐसे एंगल बनता है। यानी जिस मीडियम से जा रहा है, यानी डेंसर मीडियम से गया और डेंसर मीडियम में ही वो लाइट रह गया, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं आगे कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस क्या होता है। कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई गोलाकार वस्तु है, गोलाकार सरफेस है,
मिरर है, तो अगर उस पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट के बाद वो सरफेस पर रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, रिफ्रैक्शन कैसे करेगी और इमेज कैसे बनाएगी, इस चीज़ को बताता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी स्फेरिकल सरफेस पर अगर रिफ्रैक्शन लाइट का जो होता है वो कर्व है, ये कर्व अगर इसको बोलते हैं कर्व यानी झुका हुआ, तो ये झुके हुए पर ये बॉर्डर पर ये झुकता है, यानी दो माध्यमों के बीच ये रिफ्लेक्ट करता है। और ये ऐसे मतलब लेंस में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। लेंस में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इमेज लेंस से कैसे इमेज यानी प्रतिबिंब को बनाया जाता है, इस चीज़ का यानी रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का उपयोग किया जाता है। जैसे कैनकेव में देखेंगे, कैनवेक्स में देखेंगे, यानी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में देखेंगे, या उत्तल दर्पण अवतल ये लेंस जो होता है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सब चीज़ों में ये स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है। तो इजी लैंग्वेज में बस ये समझ लीजिए कि लेंस से कैसे इमेज बनाते हैं, इस चीज़ का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे चश्मा हो गया, लेंस क्या होता है, रिफ्रैक्शन से आंखों की समस्या फिक्स करता है। आंखों की समस्या कैसे फिक्स करता है, जैसे अगर आपको निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए आपको स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन कैसा चाहिए, इस चीज़ से पता लगे। जैसे गोल सतहें होती हैं, ये जो मान लीजिए चश्मा है, चश्मा कुछ ऐसे ही होता है, तो इस पर आपकी इमेज कैसी बननी चाहिए आपकी आंखों पर, यानी लाइट आएगी, जब लाइट आएगी तो ये रहा आपकी आंखें, ये रहा आपकी आंखें, तो आपकी आंखों पर वो इमेज कैसी बननी चाहिए, इस चीज़ को बताता है। और ये सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर होता है, लेंस में होता है, लेंस में इसका यूज किया जाता है। तो इसका लेंस मेकर फार्मूला इसको बोलते हैं, इसी से लेंस लेंस मेकर फार्मूला इसको बोलते हैं, इस स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस को। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/f अपॉन n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आप जरूर लिख लिए होंगे अपने नोट्स में। और चलिए इसको फार्मूला को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझ लेते हैं, यह है क्या, यफ क्या होता है, यफ इसको फोकस लेंथ बोलते हैं, यफ को क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ। ठीक है, फोकस लेंथ बोलते हैं। यन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और R1 और R2 क्या है इसमें, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता जो त्रिज्या होता है, वक्र का जो त्रिज्या होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, डिनोट किया जाता है R1 से इसको। यदि मान लीजिए n1 का वैल्यू, यहाँ पर n1 का वैल्यू 1.5 देता है, n1 का वैल्यू क्या है 1.5, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और R1 प्लस 20 सेंटीमीटर है, और R2 का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, ये भी। तो कॉन्वेक्स लेंस में यानी उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में ये पूछा है कि फोकस लेंथ का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि अभी जो मैंने बताया फार्मूला, इसको लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं, इस थ्योरी को लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि ये जो यूज किया जाता है ये लेंसों में यूज किया जाता है, प्रतिबिंब इमेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका जो भी दिया है, इस वैल्यू दिया है उसको हम लोग पुट कर देते हैं इस फार्मूला में। तो 1/f 1.5 माइनस 1/20 माइनस माइनस 1/20। ठीक है, R2 का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर R2 का वैल्यू मैंने माइनस में नहीं लिखा, यहाँ पर माइनस होगा R2 का वैल्यू। तो टोटल का ब्रैकेट, टोटल का क्या ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसका यफ का वैल्यू क्या आता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यफ का वैल्यू आएगा 1/0.05, 0.05, जो सॉल्व करने पर, सॉरी ये सॉल्व करने पर इसका टोटल वैल्यू आएगा 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस लेंथ क्या होगा, टोटल 20 सेंटीमीटर इसका फोकस लेंथ होगा। ठीक है, आई होप कि इस स्फेरिकल जो सरफेस है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इस थ्योरी को भी समझ गए और इसको लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक अगर लास्ट तक वीडियो को जरूर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर लिए होंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि इस नोट्स को जरूर बनाए होंगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो चलिए अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। और इसी तरह वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।